अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आपको मैं बताऊं कि बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि तहरीक लब्बैक के जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके सरबराह जनाब मौलाना साद रिजवी, उनके खिलाफ काफ़ी बड़ी तहरीक अब बन रही है और उसमें कई लोग पेश हैं। और मैं आपको पहले से ये खबर दे रहा हूँ कि साद रिजवी के खिलाफ एक अहले सुन्नत वल जमात के काफ़ी अफराद जो हैं वो इकट्ठे भी आज हुए। पाक पतन में इस हवाले से आज एक अफ्तार के ऊपर मीटिंग हुई, बड़ी धुआंधार मीटिंग हुई और उसमें क्या क्या वजह थी और कौन कौन लोग शरीक थे वो तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये फैक्ट है कि सुन्नी और अकीदा लोगों के अंदर, खासतौर उलमा के अंदर, खासतौर पे गद्दी नशीनों के अंदर, जो गद्दी नशीन है वो हमारे पीर भाई जिनको हम कह सकते हैं, कारों में साद रिजवी के खिलाफ इस वक्त बहुत आग की चिंगारियां पाई जा रही हैं और वो मौलाना साद रिजवी को हटाना चाहते हैं वहां से। क्या वजूहत है उसकी वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो सरीना के अंदर आज धमाका हुआ, कोयटा के अंदर, और अभी तक उसकी तफसीलात आ रही हैं और मुतअद्दिद उसमें शहीद और बहुत से ज़ख्मियों की इतलात तो आ रही हैं अभी, लेकिन क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं उसकी तफसील नहीं बता सकता। लेकिन वज़ीर दाखिला ने यह बता दिया कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। देखें, ये मैं आपको कई दिन पहले एक मैंने वीलॉग किया था और उससे मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ इस हुकूमत के बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी बाहर की फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान को किस तरह से डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, चाहे वो इमरान खान और जहांगीर तरीन की लड़ाई करके उनको फ़ायदा हो, चाहे वो पीडीएम की तहरीक को खड़ा करके उनको फ़ायदा हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनके अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हों, पुलिस वालों को मारना हो, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करना हो, चाहे अब ये धमाके आप जो देख रहे हैं जिनका पता चल रहा है ये हो, ये सारा लीड कर रहा है ईद के दिन तक। ईद के दिन तक पाकिस्तान में इन चीज़ों के अंदर बहुत तेज़ी आनी है क्योंकि ईद के दिन फाटफ का इजलास हो रहा है और उसमें इंडिया और फ्रांस जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को वो खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट करवा सके। और फ्रांस का बड़ा क्लाउट है, हम माने या ना माने, फ्रांस का बड़ा असर रसूख है, उसका क्लाउट है फाटफ के अंदर, उसका क्लाउट है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसका क्लाउट है और जगहों पे। और इंडिया जो है इस वक्त अपनी नई दोस्ती अमेरिका के साथ उसको जो है बरुए कार ला रहा है, उसको निभाते हुए, और उसकी कोशिश है कि किसी तरह उसको अफगानिस्तान के अंदर रोल मिल जाए। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर बहुत जोर डाल रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को शामिल करे, उसके साथ मिलकर रीबिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान जो है उसके अंदर उसको इजाज़त दे, उसको साथ मिलने की, और पाकिस्तान को यह काबिल कबूल नहीं है। चाइना और रशिया जो है वो खोलकर पाकिस्तान का साथ दे रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखें कि एक तरफ हमारे अफगानिस्तान है, एक तरफ हमारे हिंदुस्तान है, एक तरफ हमारे चाइनीज बॉर्डर है, एक तरफ हमारे समुंदर है, और वो समुंदर यानी गवादर या अरेबियन सी जो पूरी दुनिया की नज़रों का इस वक्त जो है उस तवज्जो बनी हुई है, वहाँ पे वो मरकूज है वहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि आज वज़ीर दाखिला ने एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने मज़ीद सवालात को जन्म दे दिया। वो कहते हैं 30 गाड़ियां नजर आतिश हुई। इमरान खान वज़ीर आज़म ने जब स्पीच की थी परसों तो वो कह रहे थे 40 गाड़ियां नजर आतिश हुई और 5 गाड़ियां जो हैं तहरीक लब्बैक वालों ने वापस की। तो ये अपना हिसाब क्यों नहीं इनका मिलता कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, इनकी तादाद जो है वो आपस में क्यों नहीं मिलती और वहां पे क्यों तजाद पाया जाता है। बहरहाल हो ये रहा है कि, और जो काफ़ी लोग अब कह रहे हैं कि 30 दिन हैं तहरीक लब्बैक के पास अपील करने के, 30 दिन में जब वो अपील करेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है कि उनके ऊपर जो पाबंदी है उसको वो ख़त्म ना करें, और वो तो ख़त्म हो जाएगी या हो सकती है। और अगर नहीं होती तो तब भी उनके पास हाई कोर्ट में जाने का एक रास्ता मौजूद है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो फाटफ का, उससे पहले कि फाटफ में इंडिया अब जो आवाज़ उठाएगा कि पाकिस्तान में एक उलमा की तहरीक शुरू हुई या मौलवियों की तहरीक शुरू हुई जिसने पूरे मुल्क को जैम कर दिया, हुकूमत ने उसको कालअदम करार दे दिया, लेकिन हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही और कालअदम तंजीम के साथ हुकूमत के 3 मुज़ाकरात हुए, रिटन एग्रीमेंट हुआ, उसी रिटन एग्रीमेंट के जोर में आके
ایک پرائیویٹ ممبر کے تھرو حکومت نے نیشنل اسمبلی میں فرانس کے حکومت اور فرانس کے سفیر کے خلاف ایک جو ہے وہ اور ریزولوشن آپ کہہ لیں اس کو پیش کیا. تو یہ ایک بڑا سٹرونگ کیس بنتا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی حکومت کے خلاف. اب کافی لوگوں کو امید ہے کہ یہ بین جو ہے ہٹ جائے گا، اور اس وجہ سے اب بہت سے لوگ جو پہلے ٹی ایل پی کے اس دھرنے کے اندر کودے تھے، جن میں 10-11 علماء تو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس میں ثروت قادری صاحب بھی تھے اس میں، اور بڑے جید علماء تھے اس میں اور لیڈرز ہیں. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی آ گئے، اس کے بعد پیر خانے بھی آ گئے، اس میں توسہ شریف کے بھی آ گئے، اس میں جھنگ کے بھی آ گئے، اس میں ملتان، پاک پتن اور کوئٹہ وغیرہ کے بھی پیر خانوں کے جو لوگ ہیں وہ آ گئے یہاں پہ. اور اہل سنت والجماعت جو ہے پوری طریقے سے پہلی باری ملک میں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی. تو حکومت نے کیا کیا، اور تاجر برادری آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. مفتی منیب کی کال پہ ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام ہڑتال شروع کر دی، اور یہ ساری ایک بڑی موومنٹ بن رہی تھی. سعد رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں مذاکرات ہوئے، سعد رضوی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، میں اس کو کٹ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ باقی تو آپ کو بات پتہ ہی ہے پوری. اور اس کے بعد وہ دھرنے ختم ہو گئے. وہ دھرنے ختم ہو گئے، یہ سارے جو بڑے لیڈرز ہیں یہ زیرو ہو کے رہ گئے، یہ کوڈی کے ہو گئے. تو اب ان کو پہلے بھی پرابلم تھا کہ سعد رضوی صاحب کو انہوں نے کیوں بنانا. وہ 27 سال کے، دیکھیں سعد رضوی صاحب نے ایک، آپ پولیٹیکل موو کہیں، آپ ایک امپورٹنٹ موو کہیں، بہت بڑی ایک موو چلی تھی آج سے کچھ مہینے پہلے. اس وقت لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا. جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا وصال ہوا تو انہوں نے ان کی تدفین قبرستان میں کرنے کی بجائے گھر کے اندر کر دی. تو اب ایک طریقے سے ان کا گھر جو ہے وہ ان کا مرکز ہے، اور ان کا مرکز جو ہے وہ ہر نگاہ جو ہے وہاں پہ ٹھہر جاتی جا کے، کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ آخری آرام گاہ ان کی، اور وہ اس تحریک کے بانی ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اب سعد رضوی صاحب سے جو بھی الگ ہوتا ہے اس کو خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں اور ان کی آخری آرام گاہ وہ اس کو نہیں ملتی، تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اسی لیے جب ان کو امیر بنایا جا رہا تھا تو کچھ لوگ خلاف تھے تحریک لبیک کے اندر سعد رضوی صاحب کے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بنے. اس تدفین کے بعد ان کو سارے جو تھے ووٹس مل گئے اور ان کو نوٹس مل گئی اور وہ وہاں پہ بن گئے. اب جو ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں پیر خانے والے، انہوں نے کہا ہم تو زیرو ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگ ہیں جو اس میں شریک نہیں ہوئے. وہ کون لوگ تھے میں آپ کو اس کے نٹشل میں بتا رہتا ہوں کہ ثالثی کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں جنہوں نے کل مصالحت کے لیے گئے تھے جناب سعد رضوی صاحب کے پاس اور حکومت کے درمیان جنہوں نے کی مصالحت، ان میں سے کوئی ارکان جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. اور ابھی جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ کفن میلا نہیں ہوا اور آپ اپنا شادیانے پہلے بجانا شروع ہو گئے. کل اتنی بڑی جیت ہوئی ہے اہل سنت والجماعت کی کہ حکومت جو ہے پہلے کل عدم کر کے آئی، اس کے بعد ان کے گھٹنے ٹک گئے اور انہوں نے آ کے ہر بات مان لی. 12 گھنٹے کے اندر قرارداد جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی پیش ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کو صبر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ عالم نہیں ہے، یہ بچہ ہے 27 سال کا، اور یہ ہم سب کے اوپر آ گیا، سب سے قد بڑھ گیا. تو آج اسپیشل بڑی ہریڈلی 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھیں یہ بلائی گئی نشست وہاں پہ پاک پتن کے اندر. اچھا اس کو کہا گیا کہ جی قومی علماء و مشائخ کانفرنس ہے. قومی علماء و مشائخ کانفرنس نہیں تھی، کیونکہ یہ قومی علماء و مشائخ کانفرنس کو 6 گھنٹے کے نوٹس پہ تو نہیں ہونی نا. لیکن کون کون اس میں گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ زیر اہتمام ہوئی دیوان آف پاک پتن، دیوان حامد مسعود چشتی کے، فاروقی زیب سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، خواجہ محمد عامر شریف گوریجہ سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان، سجادہ نشین کوٹ مٹھن شریف، خواجہ محمد شہزادہ توسوی آف توسہ شریف آستانہ عالیہ توسہ شریف، پیر سید عمران شاہ ولی جو ایم این اے ساہیوال سے، پیر سید غلام محی الدین سجادہ نشین دائم الحضوری قصوری نقش بندی، پیر سید حیدر امام گیلانی سجادہ نشین، پیر سید خلیل الرحمان شاہ آرگنائزر اہل سنت صوبہ پنجاب، پیر احسان الحق آرگنائزر اہل سنت جماعت اہل سنت پاکستان،
पीर सैयद मोहम्मद नबील और रहमान शाह साहब सज्जादा नशीन आस्थान आलिया करमा वाली शरीफ, और मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जब मैं ये नाम बोल रहा था तो आप वीडियो देख रहे थे। ये वीडियो किसी के पास नहीं है, ये वीडियो मेरी चुड़ैल जो है वो लेके आई, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे जमा है वहाँ पे और ये सारी बातें कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक वालों को मैं बता दूं कि उनके अंदर फूट पड़वाने के लिए काफ़ी लोग पड़ चुके हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ खड़े हैं, अपने किसको अपना लीडर मानते हैं, किसके साथ खड़े हैं। बड़े बड़े खड़पाए जो वहाँ पे जमा हुए, और उनकी दो बातें थी। पहले तो वो हुकूमत के खिलाफ एक दोबारा से गठजोड़ करना चाह रहे थे, हुकूमत और उनके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत को कहते हैं कि साद रिजवी ने तो ये कह दिया, लेकिन तौहीन रसालत के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो अब होल्ड करें इसको और वो हमसे मुज़ाकरात करें, और पहली शर्त हम ये रखते हैं कि शेख रशीद को हम बली का बकरा बनवाएं और शेख रशीद के इस्तीफ़े पे हम जोर दें। बेसिकली इस्तीफ़ा शेख रशीद का नहीं चाहिए, बेसिकली उनको इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार का नहीं चाहिए, बेसिकली उनको गद्दी चाहिए साद रिजवी की। बेसिकली उनको चाहिए कि एक 27 साल का लड़का जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, जिसको अल्लाह ने इतना मकाम दे दिया कि लाखों लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं, उसे इश्क करते हैं, उसे प्यार करते हैं लोग, और उनकी कॉल के ऊपर उनको गिरफ्तार करने के ऊपर पूरा मुल्क जैम हो गया। आप याद रखें, इतना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए सपोर्ट में लोग बाहर नहीं आए। उनके इंतकाल पे ज़रूर आए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतने लोग नहीं आए। और साद रिजवी साहब को पहली दफ़ा उठाया गया, और पहली दफ़ा ही पूरे मुल्क में आग भी लग गई, भड़क भी गई, और पहिया जाम भी हो गया, शटर डाउन भी हो गया, सब कुछ हो गया। और साद रिजवी का स्टैचर जो है वो एकदम इतना बड़ा हो गया कि नहीं, अब अगले इलेक्शन में अगर वो जाते हैं तो एक बड़ी सेफ बेट है कि कम से कम 30-35 सीटें भी जीतेंगे, क्योंकि अगर अभी उन्होंने 30 लाख वोट ले लिए और उनकी चंद सीट्स हैं पार्लियामेंट में, तो अगले इलेक्शन तक उनकी जो ये वोट बैंक है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहना है, क्योंकि साल 1.5 साल के बाद इसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो या तो ये सारे लोग वो वोट बैंक अपनी तरफ लेके आए और वो सपोर्ट अपनी तरफ लेके आए, वरना ये सारे सफ़ेद दाढ़ियों वाले, सफ़ेद बालों वाले जितने हमारे अकाबरीन हैं, बुजुर्ग हैं, ये साद रिजवी साहब के पीछे लगे रहे, ये इनको कबूल नहीं। आज की अफ्तारी में यही सब कुछ डिस्कस हुआ, और आज की अफ्तारी में ये डिस्कस हुआ किस तरह साद रिजवी साहब को हम डी थ्रोन करें, उनको साइड पे करें, और उनकी जगह हम जो है वो हम में से कोई आए। जिन लोगों ने इनके साथ मिलने से इनकार कर दिया, जो नहीं आए, सरवत कादरी साहब नहीं गए वहाँ पे, डॉक्टर जुबैर साहब नहीं गए, पीर खालिद साहब बलूचिस्तान वापस चले गए लेकिन उधर पाकपतन नहीं रुके, मियाँ जलील जो थे वो नहीं गए वहाँ पे, निज़ाम सियालवी साहब नहीं गए वहाँ पे खुद से। अच्छा, वो उनका ये मानना है इन सारे उलमा का जो नहीं गए कि हुकूमत पे दर पे बेवकूफ़ियाँ कर रही है, और हुकूमत जो है वो जवाब फराहम कर रही है कि जिसमें तहरीक लब्बैक मज़ीद बड़ी होगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि अहले सुन्नत वल जमात में कोई तफरका हो, कोई डिवीज़न हो। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी नहीं गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब इनकार किया या कोई मजबूरी थी, लेकिन ना जाने का मतलब है नहीं गए। तो ये लोग वो हैं जिनका ख्याल था कि अगर हम लोग इस वक्त फरका करेंगे तो बहुत बुरा होगा, लेकिन ये जो पहले मैंने जिन लोगों के आपको नाम बताए, ये बड़ी सीरियसली नेटिंग कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक लब्बैक में टूट फोड़ हो, और साद रिजवी साहब जो हैं उनको हम अलग करें और उनकी जगह पे हम खुद आएँ, क्योंकि साद रिजवी साहब जेल से भी सबके दिलों पे थे, और जेल के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी। असल में साद रिजवी साहब का कद कहाँ बड़ा हुआ, ये समझने की बात है कि हुकूमत से मुज़ाकरात में उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी, उन्होंने अपने कारकुनों की रिहाई नहीं मांगी, उन्होंने जिनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हुए उनके लिए नहीं मांगा, उन्होंने जमात को वापस लीगलाइज करने के लिए कोई डिमांड नहीं की। उनका ये हम अदालत से करेंगे, जाके अपने राइट पे हम लड़ेंगे, हम अपने वकीलों से मुशावरत करके। उसमें उनका स्टैचर बहुत बड़ा हो गया कि जनाब ये कोई ब्लैकमेल नहीं किया, इन्होंने कोई जोर आवरी नहीं की और इस तरह से की। लेकिन वो क्या कहते हैं कि रास नहीं आ रहा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मुफ्ती मुनीब रहमान का आपने कल से नाम सुना है? कल से जब से 3 दफ़ा इजलास हुआ या 3 दफ़ा आप समझे नशिस्त हुई हुकूमत की और TLP की, उसके बाद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का नाम सुना है, मौलाना फजल रहमान का नाम सुना है, किसी ये जैयद पीर का आपने नाम सुना है, किसी और बड़े का नाम सुना है, फारिग हो गए सारे।
یہ پرابلم ہے، اور اس لیے اس وقت ایک سازش ہو رہی ہے جناب سعد رضوی کے خلاف. اس کی مزید اپڈیٹس میں آپ کے پاس لے کے آتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.